कंपोजिट फंक्शन। इसका टॉपिक है, हमारा चल रहा है टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। आज हम उसी का ही टॉपिक पढ़ेंगे, परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी, कंपोजिशन टेबल फॉर अ फाइनाइट सेट। यानी कि आपको जो दिया गया सेट है समुच्चय, यदि वो परिमित है, फाइनाइट है, उसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या निश्चित है, तो हम उसके लिए संक्रिया सारणी बना सकते हैं। और उसी संक्रिया सारणी से हम ये बता सकते हैं कि वह संक्रिया, दी गई संक्रिया क्रम विधि में है या नहीं है, तत्समक अवयव वहाँ विद्यमान है या नहीं है, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी हम ज्ञात कर सकते हैं केवल सारणी से। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एस कैपिटल एस इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 इसके अवयव है और संक्रिया यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई की है। जैसे पहले हमने संक्रिया पढ़ी थी ए स्टार बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ अभी इस बार मल्टीप्लीकेशन की। और ओमेगा क्या है, यहाँ इकाई का घनमूल, इसका मतलब ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ हम सारणी बनाना सीख रहे हैं, ये हमने संक्रिया मल्टीप्लीकेशन के तो मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ तीनों अवयव आ गए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सीक्वेंस यही रखना है, और यहाँ पे भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम एक एक कॉलम फिल करेंगे। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये जो पूरा सेल है ये किसके इंटरसेक्शन से बना है, 1 और 1, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। ऐसे ये वाला सेल यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, फिर ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ वाले सेल पे आएंगे तो ये ओमेगा और 1 के इंटरसेक्शन से बना है, तो ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, इसको देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ये वाला सेल ओमेगा और ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब अगेन क्या आ जाएगी वैल्यू 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, इसको हमने सॉल्व करना सीखा है। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब होता है 1 इंटू ओमेगा, अगेन क्या आ जाएगा ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई ओमेगा। ये हमने सॉल्व करने के बाद जो लिखी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसके रिजल्ट्स कि यहाँ पे सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष कैसी है। पहले तो मुख्य विकर्ण देख लेते हैं। जैसे यहाँ साइन लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी ये जो साइन, ये जो बन रहा है ये है मुख्य विकर्ण। अब हम यहाँ पे देखते हैं यदि ये पूरी सारणी इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। सममित कैसे चेक करते हैं, जैसे ये 1 है तो 1 के इधर देखें तो ओमेगा है, तो इस साइड उतनी डिस्टेंस पे चलते हैं तो ओमेगा सेम है, इसलिए सममित। यहाँ वाले कॉलम के इधर देखें तो ओमेगा, इधर भी ओमेगा, सममित है। ओमेगा स्क्वायर के इधर चल के देखते हैं ओमेगा स्क्वायर है, इस पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर, सममित है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड में 1 है, इसका मतलब ये पूरी सारणी जो है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। यदि ऐसा होता है तो ये पूरी संक्रिया जो है मल्टीप्लिकेशन की वो क्या है, क्रम विधि में है। सेकंड जो है वो हमें ये देखना है कि इस पूरी संक्रिया सारणी से हम तत्समक अवयव ई कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रिक क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा अवयव देखना है जिससे स्टार्ट होने वाली पंक्ति और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड जो कॉलम लिखा हुआ है उसके जैसा होना चाहिए एग्जैक्ट, और उसकी जो रो जा रही है वो सबसे ऊपर वाली रो के इक्वल होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे, देखो जैसे अगर ओमेगा जो है वो क्या हो, तत्समक अवयव, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये पूरी रो ऊपर जैसी रो जैसी होनी चाहिए। क्या ये है, क्या नहीं है, ओमेगा के जस्ट ऊपर 1 है तो ये कैंसिल, ओमेगा नहीं हो सकता। इसके बाद में अगर अपन देखें कि क्या ओमेगा स्क्वायर तत्समक अवयव हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर की जो पूरी लाइन है क्या वो सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसके जैसी है, क्या नहीं। अब 1 से स्टार्ट होने वाली लाइन देखो, 1 से जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जस्ट ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसकी एग्जैक्ट सेम। ऐसे ही 1 से जो कॉलम जा रहा है वो भी लेफ्ट साइड की कॉलम से मैच करना चाहिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्ट सेम है। यानी कि आपको ऐसा अवयव देखना है जिससे प्रारंभ होने वाली पंक्ति और स्तंभ, मूल पंक्ति जो हमने सबसे पहले लिखी और मूल स्तंभ के एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तो वो तत्समक अवयव क्या होगा 1, या 1 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए 1 होगा। ऐसे ही अब अपन प्रतिलोम अवयव देखेंगे। यहाँ प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में तत्समक अवयव ई बराबर 1, पूरी संक्रिया के लिए एक ही तत्समक अवयव होता है जो हम ज्ञात कर चुके हैं, तो 1 आ गया। अब हम तीनों में से किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे। प्रतिलोम अवयव देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यदि
उस अवयव की संगत पंक्ति में तत्समक अवयव विद्यमान है। जैसे हमें पता करना है कि क्या ओमेगा का प्रतिलोम अवयव क्या है, तो ओमेगा की लाइन में देखेंगे तत्समक अवयव विद्यमान है, इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। ओमेगा स्क्वायर की लाइन में प्रतिलोम है 1 है, और इसके स्तंभ में भी है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम भी विद्यमान है, और 1 का प्रतिलोम वो भी है। अब हम चेक करेंगे कि किसका प्रतिलोम क्या है और कैसे पता करना है। जैसे देखिए ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, कैसे पता चला, देखो जैसे ये रहा ओमेगा, अब ओमेगा का प्रतिलोम, ओमेगा की लाइन में देखिए 1 कैसे आया, ये रहा। अब ये 1 किस किस से आया, एक तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के गुणा से आया है, इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा। ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के पूरे कॉलम में 1 का है, ये ना। अब ये 1 कैसे आया, एक तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के गुणा से, तो इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर। अब 1 का प्रतिलोम कैसे देखेंगे, ये रहा 1 की लाइन में तत्समक 1 ही है, तो 1 कैसे बना है, 1 × 1 से, इसका मतलब 1 का प्रतिलोम अवयव भी 1 है। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, f1x x f2x minus x f3x 1/x f4x minus 1/x। यहाँ में जो संक्रिया लगानी है वो है फलनों का संयुक्त फलन, फलनों का संयुक्त, जैसे f of g, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा f1 of f2 f1 of f3, ये संक्रिया लगानी है और हमें संक्रिया सारणी तैयार करनी है। उसके बाद संक्रिया सारणी से हमें ज्ञात करना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। अब हम कैसे सारणी बनाएंगे, देखिए ये जो सेल है वो किससे बना है, f1 और f1 के इंटरसेक्शन से, इसका मतलब f1 of f1 ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, f1x की जगह x, और अगेन f1 of x क्या होता है x, और इसी x को हमें वापस f1 f2 f3 के रूप में लिखना है, तो ये x किसकी वैल्यू है, f1 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f1। ऐसे ही f1 और f2 की संक्रिया करेंगे, तो f1 और f2 की संक्रिया से हमारे पास मिलेगा f2। ऐसे ही f1 और f3 की संक्रिया करेंगे, तो इनके बीच में प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है f1 f2 f3, और f1 और f4 से हमें मिलेगा f4। ऐसे ही हम f2 ऑफ f1 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा f2, फिर f3 ऑफ f1, तो यहाँ से हमें मिलेगा f3, f4 ऑफ f1 से मिलेगा f4। इसी तरीके से हमें बाकी सारे भी कैलकुलेट करने हैं। इस तरीके से आपको सारे एक एक करके, जैसे ये 4 कैलकुलेट किए वैसे सारे कैलकुलेट करने हैं। जैसे ये अवयव, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पे ये f3 और यहाँ पे f3, तो ये f3 ऑफ f3 की संक्रिया से हमारे पास f1 भी है। ऐसे हम सारे कैलकुलेट करेंगे। अब हम संक्रिया सारणी के रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले ये जो संक्रिया लगा रखी है इसके मुख्य विकर्ण बना देते हैं। ये मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममिति चेक करनी है। सममिति कैसे चेक करेंगे, जैसे ये f1 है, तो f1 के यहाँ पे जो कॉर्नर आ रहा है, अगर इस साइड हमें इतनी डिस्टेंस पे चलते हैं तो f2 मिल रहा है, अपोजिट साइड चल रहे हैं उतनी डिस्टेंस पे तो f2 मिल रहा है, इसको बोलते हैं सममिति। ऐसे यहाँ आ गए, यहाँ f1 के इस साइड कॉर्नर पे चले तो यहाँ f3 मिल रहा है, उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट साइड चले तो f3 मिल रहा है। ऐसे ही इस कॉर्नर पे देखें, यहाँ f4 मिल रहा है तो इस साइड f4, इसे थोड़ा और आगे चलो तो यहाँ f4, यहाँ पे भी f4। इसी तरीके से इस पॉइंट के इधर आ जाते हैं, f1 है, अब f1 की इस डिस्टेंस पे चलते तो f3 मिल रहा है, यहाँ भी f3 मिल रहा है। ऐसे ही इस पॉइंट के इस साइड f2 मिल रहा है तो इस साइड f2 मिल रहा है। इसका मतलब सममिति है, पूरे मुख्य विकर्ण के सापेक्ष पूरी सारणी में सममिति है, इसीलिए दी गई संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय। फर्स्ट जांच हो गई इसकी। उसके बाद सेकंड रिजल्ट हम देखते हैं कि तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं। तो तत्समक अवयव के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसा अवयव जिसके संगत पंक्ति और संगत स्तंभ मूल पंक्ति और लेफ्ट वाले कॉलम के संपाती। तो यहाँ हम देख रहे हैं f1 ऐसा अवयव हो सकता है, देखो f1 f2 f3 f4 एग्जैक्ट पूरी पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के सेम है, और इससे जाता हुआ जो कॉलम है वो भी सबसे लेफ्ट वाले कॉलम की संपाती है। इसका मतलब ये अवयव क्या हो गया, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में क्या मिल गया,
1। अब हमें जैसे किसी भी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें F1 का प्रतिलोम देखना है तो F1 का प्रतिलोम देखने के लिए हम ये देखेंगे कि तत्समक अवयव कहाँ है। जैसे इस लाइन में तत्समक अवयव F1 यहाँ है तो ये किस किस की संक्रिया से बना है? F1 और F1 की। इसका मतलब F1 का प्रतिलोम F1 है, F1 का प्रतिलोम F1। ऐसे ही इस लाइन में हम देख रहे हैं तत्समक अवयव F1 यहाँ है। अब ये F1 किससे आया? F2 और F2 की संक्रिया से। इसका मतलब F2 का प्रतिलोम भी क्या हो गया? F2। अब इस लाइन में देख रहे हैं तत्समक अवयव F1 किस किस की संक्रिया से बना है? तो F3 और F3। इसका मतलब F3 का प्रतिलोम भी क्या हो गया? F3। और लास्ट में हम देखते हैं F2, F4, F3, तो यहाँ पे सॉरी F1 आएगा। तो ये जो F1 है तत्समक अवयव वो कैसे आया है? F4 और F4 की संक्रिया से। तो F4 का प्रतिलोम भी क्या हो जाएगा? F4। इस तरीके से हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं।